हेलो एवरीवन, माय नेम इज नम्रता कृपलानी। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर और आज इस वीडियो के अंदर अपन को हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है वो कंप्लीट करना है। इससे पहले अपन ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल N+L रूल और अपना और वो प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ये अपना फाइनल प्रिंसिपल है और इसके बाद अपन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो स्टडी करना है, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही लिख सकते हैं ऑफ एनी एटम और एलिमेंट। गॉट इट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या बोल रहा है सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखो, जो हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ना, उसने मेनली किस बारे में बात करी थी? उसने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है डीजनरेट ऑर्बिटल में, तो कैसे करोगे। मतलब कि अभी तक तो हमें ये पता था कि अगर हमारे पास लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो पहले हमें लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करना है, फिर हायर एनर्जी पे जाना है। ये बात तो हमें समझ आ गई। लेकिन अगर मैं तुम्हें 3 से 4 ऑर्बिटल्स ऐसे दे दूं जिनकी तीनों की एनर्जी या चारों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, तो तब तुम उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, उसके बारे में हमें किसने बताया था? उसके बारे में हमें बताया था हुंड्स ने बताया था। गॉट इट। देखो उसका पहला स्टेटमेंट देखो, इट डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल। एक ही सबशेल के जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि अगर मैं सेकेंड शेल की बात करती हूँ, उसके अंदर कौन से सबशेल आते हैं? उसके अंदर S आता है और उसके अंदर P आता है। ठीक है, तो S के अंदर तो चलो एक ही ऑर्बिटल है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन P के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। P के अंदर अपने आप में क्या है? 3 ऑर्बिटल्स है और तीनों के तीनों कैसे हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तीनों कैसे हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर कैसे फिलिंग करोगे तुम इलेक्ट्रॉन की? तो तीनों की तो एनर्जी बराबर है। तो इसके लिए हमको कौन सा रूल पढ़ना पड़ेगा? हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन sp-d-f ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until each orbital of given subshell contains 1 electron each or singly occupied। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है स्टेटमेंट, इसको थोड़ा इजी करते हैं और अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बात कर रही हूँ 2p ऑर्बिटल की। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? 2p ऑर्बिटल की। 2p है तो p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p के अंदर तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों के तीनों px, py, pz तीनों की एनर्जी क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं। ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट आया है तुम्हारे पास जिसके अंदर उसके p ऑर्बिटल में तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तो तुम कैसे डालोगे? क्योंकि तीनों की एनर्जी तो बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे लोअर और हायर एनर्जी का तो कंसेप्ट ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला कि पहले जितने भी ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी है जो तुम्हारे पास पड़े हैं ना, उसके अंदर सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। क्या डाल दो? सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स के अंदर जिनकी एनर्जी सेम है, मतलब जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। मतलब कि इधर मैं px लिख देती हूँ, इधर py और इधर pz लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ऐसे मैंने डाल दिए। फिर क्या होगा? एक बार सारे ऑर्बिटल सिंगल ऑक्यूपाइड हो गए, अब तुम क्या करो? पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो। अब क्या करो? पेयरिंग करना स्टार्ट कर दो। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन तुमने डाल दिया। मुझे कितने डालने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? वो px में आएगा, लेकिन उसकी स्पिन क्या हो जाएगी? अपोजिट स्पिन हो जाएगी, क्योंकि ये तो अपन पॉली में पढ़ के आए हैं कि हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होती है? अपोजिट स्पिन होती है। तो यहाँ पे अब जो 4th इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसकी स्पिन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। मतलब कि कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट स्पिन में डाल दिया और ये हमारा 4th इलेक्ट्रॉन था। तो 5th इलेक्ट्रॉन सेकंड में आएगा और उसकी स्पिन भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। और 6th अगर इलेक्ट्रॉन आना होगा, अगर कोई ऐसा एटम या एलिमेंट मिला है जिसके अंदर p में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 6th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आएगा? pz के अंदर आएगा। तो ये जो था मेन उसने हुंड रूल ने बोला था। ठीक है, पहले सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाई करो, उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करो। अब वापस इस स्टेटमेंट पे आते हैं और इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन sp-d-f ऑर्बिटल्स, s के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, p के अंदर, d के अंदर और f के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कैन नॉट अकर, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होगी until each orbital of a given subshell contains 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग करना स्टार्ट मत करना। ईच और सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब हर ऑर्बिटल जब तक सिंगल ऑक्यूपाइड नहीं होता तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। सिंपल सीधी बात है। गॉट इट? ठीक है, अब बात करते हैं, ये चीज़ समझ तो आ गई। ठीक है, इतनी कोई टफ नहीं थी। अब बात करते हैं कि इसका मेन बेसिस क्या है, क्या मतलब ऐसा क्यों बोला उसने? हम पेयरिंग कर देते तो क्या दिक्कत हो जाती? स्टार्टिंग में ही कर लेते तो। एक्सप्लेनेशन ये है इस चीज़ का कि देखो भाई, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सही है, ठीक है। और हमें सारे क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है और हमें पता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं
जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर रिपल्शन होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जो कि कोई भी नहीं चाहता। हर एटम, हर एलिमेंट, हर कोई क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबिलिटी के लिए दे नीड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देयर सिस्टम, इन देयर बॉडी। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। तो देखो, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे मैं वापस फिर से ऑर्बिटल बना रही हूँ, है ना, सारे ऑर्बिटल्स बना दिए मैंने पी के। अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि पहले से ही पेयरिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, पहले से ही क्या करने लग जाती हूँ, पेयरिंग करना स्टार्ट कर जाती हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनके अंदर इनका जो डिस्टेंस है वो भी कम नहीं है। डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, डिस्टेंस भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। डिस्टेंस भी कम है, नेगेटिव चार्ज भी दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट का, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल इक्वल है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही तो है। ठीक है, दोनों में नेगेटिव चार्ज भी है, डिस्टेंस भी कम है, तो सोचो रिपल्शन कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि मैम इस केस में रिपल्शन नहीं होगा क्या, अगर मैं ऐसे रख दूँ तो रिपल्शन नहीं होगा क्या? मैं बोलूँगी होगा, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद देखो कि यहाँ पर ऑल्दो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये स्पिन और इलेक्ट्रॉन ही तो बता रहे हैं। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमने इंक्रीज कर दिया है। हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से ऑल्दो इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इनका स्पिन सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रिपल्शन है वो कम हो गया। यही कारण होता है, यही मेन रीजन होता है कि हम क्या करते हैं, पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी देते हैं, फिर अपन क्या कर देते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये इसका मेन रीजन था, किसका, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, चलो अब इसको अपन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर मुझे लेटर सपोज ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और उसका एग्जाम्पल लेते हैं हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को समझने के लिए। ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, अभी तुमने नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो तुम्हें नहीं आएगा, मैं अभी बता रही हूँ क्या समझाने के लिए, हुंड्स रूल समझाने के लिए। इसको 1s2 2s2 एंड 2p कितने हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए, और मुझे 4 और भरने हैं, 2p 4 बनना है। ठीक है, तो देखो 1s ऐसे बनाऊंगी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। ठीक है, ये 1s हो गया। 2s बनाया, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 2p बना रही हूँ, देखो तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है मेनली। ये 2p मैंने बनाया, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 1 2 3 एंड देन क्या करूँगी, 4th इलेक्ट्रॉन डालूंगी। ठीक है, अगर तुम इसको इस तरीके से लिख देते हो 1 2 3 4 तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये इस तरीके से अपन रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रिंसिपल के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, स्पिन के बारे में बात की जाती है। जब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिसिटी की बात कर रही हूँ, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, स्पिन। हमें इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि उनकी जो स्पिन है वो क्या होए, मैक्सिमम होए। स्पिन क्या होए, मैक्सिमम होए। ऐसा ही हुंड्स रूल कहता है, ऐसा ही हुंड्स रूल क्या कहता है, ऐसा ही बोलना चाहता है, वो हमें समझाना चाहता है, तभी उसने अपने प्रिंसिपल का नाम भी यही रख दिया, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, अब स्पिन कम ज़्यादा ये कैसे समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तुमको, है ना। तो देखो क्या होता है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे 1s ऑर्बिटल की बात करती हूँ तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो अपर एरो से शो हो रहा है वो +½ डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है वो -½ डिनोट कर रहा है। तो दोनों ने अपनी स्पिन को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। जितना वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उतना वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सिमिलरली 2s में भी ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैं 2p में हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई करती हूँ तो देखो यहाँ पे अब मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट केस में अप्लाई किया हुआ है और सेकंड केस में अप्लाई अपन ने नहीं किया, वो अपन ने गलत लिखा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में पहले वाले ऑर्बिटल में तो स्पिन कैंसिल हो रही है, लेकिन बाकी के दो में तो स्पिन अभी तक पड़ी हुई है, स्पिन अभी तक पड़ी हुई, वो कैंसिल नहीं कर रही, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, 2 × 1/2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, एक स्पिन आई
ओवरऑल स्पिन कुछ तो आई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नहीं करती ओबे, यहाँ पे सेकंड वाले केस में, तो देखो इसकी 0 हो गई और इसकी भी 0 हो गई। ठीक है, इसकी प्लस हाफ माइनस हाफ 0, इसकी भी प्लस हाफ माइनस हाफ 0, मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रही क्या? नहीं रही। तो देखो इस तरीके से अपन हुंजूल को मैक्सिमम उसने प्रूव करके बताया कि देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। 2 रीजंस बता दिए, एक तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और स्पिन भी जो है वो हमारी क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इसलिए अपने स्टेटमेंट में भी उसने लिखा था कि हुंड यूज ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का इस तरीके से लिखो ताकि उनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हुंड यूज ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके साथ अपन ने सारे प्रिंसिपल्स जो है वो कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, उसको कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमें बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन बनेगा तो एक्सेप्शंस पे ही बनता है, नॉर्मल पे तो बनता भी नहीं है। ठीक है, तो बस अगर ये समझ में आ गया हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।